नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल बड़ा डी में स्वागत है। जहां सारी दुनिया का काम इलेक्ट्रिसिटी और बिजली से चलता है, वहां कौन चाहेगा कि बिजली गुल हो जाए। ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि हम बिजली के ऊपर ही डिपेंड है। बिजली गुल हो जाने से सारा काम गुल हो जाएगा, सारा काम ठप हो जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि बिजली गुल हो, बिजली कटे। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। आपने हाल में ही सुना होगा कि कोल शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक क्राइसिस मिल सकता है। जी हाँ, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो के अंत में कि क्या एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिक क्राइसिस पूरे दुनिया में या मेनली इन इंडिया में चल रहा है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर ज़रूर अंत तक देखें। जी हाँ, आपने हाल में ही सुना होगा कि हमारे इंडिया में कोल शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। अलग अलग स्टेट की सरकारों ने अलग अलग तरीके से अपने कोल क्राइसिस को, एनर्जी क्राइसिस को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय ढूंढे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने लोगों को ये बोला कि शाम को 6 बजे के बाद कोई भी एसी रन नहीं करेगा। वहीं बिहार और झारखंड की सरकार ने बोला कि 6 से 7 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी, पावर शटडाउन रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से भी ये न्यूज़ आया है कि वहाँ पे पावर क्राइसिस चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि लेबनान में भी 1 महीने पहले ब्लैकआउट हुआ था। और अगर हम यूरोप की बात करें तो वो भी 1 महीने पहले से ही एनर्जी क्राइसिस में, पावर क्राइसिस में गुजर रहा था। वहाँ पे ऐसा हाल हो गया कि वहाँ पे जो भी पुराने कोल प्लांट बंद हुए थे उनको भी चलाना पड़ा, क्योंकि एनर्जी का जो पावर का डिमांड इतना बढ़ गया था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पावर की सप्लाई को पूरा करने के लिए। उन्होंने इसलिए पुराने प्लांट को भी चलाया और इसकी वजह से कोल का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो 13 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे था। और वही हम दुनिया के दूसरे कोने चाइना में देखें तो वहाँ पर भी हमको सुनाई पड़ा कि वहाँ पे भी एनर्जी का क्राइसिस, वहाँ पर भी पावर का सप्लाई होने की वजह से बहुत सारा ब्लैकआउट हुआ और लोग अंधेरे में रहे। उसके 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न यह है कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से जो भी कोल इंपोर्ट करता था वो कोल इंपोर्ट बंद कर दिया। उसका जो मेन रीज़न था कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ऊपर ये लांछन लगाया कि चाइना ने जो भी कोरोना वायरस फैलाया उसके ऊपर पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसकी वजह से चाइना नाराज़ हुआ और अपना कोल जो इंपोर्ट था वो ऑस्ट्रेलिया से बंद कर दिया। और दूसरा रीज़न ये है कि चाइना अभी फ्यूचर में कोल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, जो भी पावर का जो प्रोडक्शन हो वो रीन्यूएबल एनर्जी से हो। वो चाहे वो विंड की वजह से हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे हाइड्रो हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कोल पर डिपेंड नहीं होना चाहता। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा पॉलिसी लाया और वहाँ की बहुत सारी फैक्ट्रियों के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि वो प्रोडक्शन करना बंद हो गया है, बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से वहाँ पर भी कोल शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई है। और हम यहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप जानते हैं कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे बहुत सारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ थी, फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हो गई थी, क्योंकि वो फैक्ट्रियाँ रन नहीं कर रही थी कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ, हमारा फिर से इकोनॉमिक स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर से स्टार्ट हुआ, फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हुई और हमारे पास पावर का सप्लाई का डिमांड जो है वो बढ़ गया। क्योंकि फैक्ट्री रन किया तो पावर का डिमांड बढ़ने लगा, पावर का डिमांड बढ़ने लगा तो हमारे पास पावर कंजप्शन भी और चाहिए। इसकी वजह से हमको कोल की ज़रूरत पड़ने लगी सप्लाई करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि इंडिया में जो भी 50 to 60% जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो कोल की वजह से पैदा होती है। कोल से ही हम इलेक्ट्रिसिटी 50 to 60% बनाते हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो क्या क्या है। जो पहला सोर्स है वो थर्मल पावर है, जहाँ पे लगभग 60% जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो थर्मल से पैदा होती है। उसमें आप देख सकते हैं कोल भी है, इग्नाइट है, गैसेस हैं, डीजल है। और दूसरा जो है हमारा है वो हाइड्रो पावर का है, तीसरा जो है न्यूक्लियर का है और चौथा रिन्यूएबल एनर्जी है। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो कोल से पैदा होती है। उसके बाद हमारा दूसरा जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि आपका सोलर है, विंड है, बायोमास है, ये सब चीज़ हो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। और उसके बाद तीसरा जो है हमारा वो हाइड्रो पावर से, और चौथा जो है हमारा वो न्यूक्लियर सेक्टर से, न्यूक्लियर पावर से एनर्जी। और दूसरा रीज़न ये है कि ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस की वजह से कोल का जो है वो डिमांड बढ़ गया, जिससे कोल का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से इंडिया ने कोल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ये एक इंटरेस्टिंग बात यह बता दूं कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट
या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल आफ्टर द चाइना, एंड इवन इंडिया इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल आफ्टर द चाइना। और इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है कोल को कंज्यूम करने के लिए। इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है 70% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो डोमेस्टिक कोल से पैदा होती है, और 30% जो है कोल वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जब कोल का प्राइसेस बढ़ गया क्योंकि डिमांड बढ़ गया तो नेचुरली इंडिया ने इंपोर्ट करना कम कर दिया है। तो नेचुरल सी बात है, जब आप इंपोर्ट कोल को कम कर रहे हैं बाहर के देशों से तो निश्चित रूप से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हमको इन्हेंस करना चाहिए, उसको हमको बढ़ाना चाहिए। जबकि ऐसा हुआ नहीं। उसके वजह क्या थे, क्यों हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा, उसका जो कारण था वो हमारे देश में इस साल मानसून बहुत पहले आया। मानसून आने की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक गया, और जो भी कोल माइन से वहाँ बहुत सारा पानी का स्टोरेज हो गया, जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन था वो नहीं होने पाया, जिसकी वजह से भी हमको एक कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, कोल शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। इंडिया में टोटल 135 कोल माइंस हैं, जिसमें से कुछ माइंस में जो स्टॉक्स है वो क्रिटिकल है और कुछ में जो है वो सुपर क्रिटिकल है, जो कि जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो सकता है। बट मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ब्लैकआउट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है इसके पीछे कि ऐसा होने ना पाए, और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही हैं। आपको एक बात और बता दें कि जो भी ये कोल माइंस है, जो भी ये कोल है, एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। वो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो 1973 से लेके 2018 तक उसकी मोनोपोली रही है कोल माइंस में। वही ये कंपनी है जो कि पूरा हैंडल करती थी, बट गवर्नमेंट ने 2018 फरवरी में प्राइवेट फर्म को भी कोल्स माइंस में एंट्री करा दिया, जिसकी वजह से इसकी मोनोपोली ख़त्म हो गया और प्राइवेट फर्म्स भी वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस ब्लैक आउट को रोकने के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमको इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो हमें कोल को इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको ब्लैक आउट को बचाना है तो हमको कोल को इंपोर्ट करना चाहिए, इवन वो कोल का प्राइस कितना भी ज़्यादा हो। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि हमारा कोल जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए और सीमेंट में, पेपर में, स्टील इंडस्ट्री में होता है। तो हम सीमेंट, स्टील और पेपर इंडस्ट्री को थोड़ा सा कम सप्लाई करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पावर सप्लाई को ज़्यादा यूज़ करें। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सीमेंट, पेपर और स्टील इंडस्ट्री में थोड़ा कम कोल को सप्लाई देंगे तो वही जो कोल रिमेनिंग होगा, जो बचेगा, उसको हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में हम यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि हमें ब्लैकआउट से रोका जा सके। और तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होने चाहिए? सो फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए कि हमें जो भी कोल से जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको हमको कम करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द कोल्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और हमको रीन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड मिल एनर्जी हो, चाहे वो बायोमास एनर्जी हो, और चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी हो। ये सबको हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि वजह से कभी भी ऐसा इशू नहीं आए। तो हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि इंडिया जो है एक पहला कंट्री है वर्ल्ड में जिन्होंने एक मिनिस्ट्री बनाई, जिसका मिनिस्ट्री का नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। वो अर्ली 1980 में बनाया था। और एक इंटरेस्टिंग बात और यह है कि इंडिया ने जो है हाल में ही अगस्त 2020 में इन्होंने 100 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार किया है, जो कि टारगेट था 2023 में, बट इन्होंने एक साल पहले ही उसको अचीव किया है। ये बहुत अच्छी बात है, जो कि हम बोल सकते हैं कि हम जो है कोल पे या किसी अदर चीज़ पर डिपेंड नहीं होंगे। 100 गीगावाट इज़ ह्यूज। सो हम
इस पे और भी काम कर सकते हैं। और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे है, गवर्नमेंट मैं जानता हूँ कि फोकस कर रही है और आने वाले फ्यूचर में हमें एक अच्छा एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल पे और अदर सोर्सेज पे कम हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं ऐसा करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको एक वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।